प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है सफलता एक यात्रा। कमरा नंबर 201 से 4 बजे अलार्म बजने की आवाज आती है। माधव अलार्म पर हाथ रखता है। फिर 15 मिनट बाद दोबारा से वही गाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। माधव उठता है। अरे अभी तो 4:30 बजे हैं। 6 बजे फिर से उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो। हाँ भैया। भैया उठ जाइए, आपकी कोचिंग का समय हो रहा है। ठीक है मेरी अम्मा। अम्मा नहीं, बहना। हाँ हाँ बहना जी। तभी रूम नंबर 206 के दरवाजे पर हाथ से दरवाजा पीटने के साथ साथ रजत, अरे रजत उठो। दरवाजा खुलता है। अबे मेरी माँ ने तुझसे क्या बोल दिया कि रजत को उठा दिया करो। वह स्वयं नहीं उठ पाता तो तू तो ऐसे ही रोज मेरे दरवाजे पर खड़ा रहेगा। मुझे क्या करना, तू जाकर सो जा। रजत, अरे मैं तो नहा धोकर तैयार हूं, तू अपनी बता गुरमीते। गुरमीत कहता है, तू बड़ा चालाक है, मुझे बातों में फंसा के खुद तो तैयार है। आज पहला दिन है इस साल का। वैसे तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, 2 साल से ऐसे ही भाग रहा हूं। चल मुझे वॉशरूम जाना है, वरना ऐसे ही कोचिंग पहुंचना पड़ेगा। रजत, अरे भाग जा तू वॉशरूम, वरना पूरे समय लेक्चर रूम में बैठकर बदबू मारेगा। सारावती हॉस्टल कोटा। इस 6 मंजिला इमारत में हर तरफ एक ही उम्र के लगभग 14 से 18 वर्ष के बच्चे, कोई हरे रंग की टी शर्ट पहने, कोई पीले रंग की और कोई नीले रंग की टी शर्ट। उस पर एक पहचान पत्र सबके गले में लटका हुआ था, जैसे उनके स्वागत में पहनाई गई फूलों की माला हो। कुछ बच्चे तो सिर्फ बालों को गीला करके कंघी मारकर बैग टांग कर भाग रहे थे। सबका एक ही उद्देश्य था, कोचिंग देर से नहीं पहुंचना है। कुछ तो हाथ में ही लड्डू लिए, एक हाथ में फोन। अरे माँ मैं खा लूंगा, देखो मैंने हाथ में लड्डू पकड़ रखा है। अरे रखो तो माँ, मुझे कोचिंग के लिए तो निकलने दो। हॉस्टल के बाहर पूर्वी एक कोने में खड़ी होती है। रजत, अरे तुम कब से खड़ी हो? अभी अभी आई, सौरभ का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तैयार नहीं हुआ, उसे डर लग रहा है। कहता है क्या कहेंगे सारे शिक्षक और छात्र। रजत, तुम माधव और गुरमीत के साथ कोचिंग पहुंचो, मैं उसे लेकर आता हूं। रजत पास ही स्थित कावेरी हॉस्टल में जाता है। कमरा नंबर 28 के दरवाजे को हाथ से पीटता हुआ, सौरभ जल्दी बाहर आ। अरे यार तेरी वजह से हम सब लेट हो जाएंगे। सौरभ दरवाजा खोलता है। तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्या कहेंगे सब, फिर से आ गया पढ़ने, बन गया IITN। सभी अध्यापक भी हंसेंगे मुझ पर। रजत, यार तेरे सहारे तो मैं इतनी दूर आया हूं, तू ऐसे करेगा तो मेरी हिम्मत भी टूटेगी। और तुम तो हमारे किंग जॉर्ज कॉलेज के टॉपर रहे हो। सौरभ, अरे मैं गलती से टॉपर बन गया हूँगा, यहाँ तो मैं सबसे पीछे हूँ। रजत, अच्छा चल फटाफट। रजत उसे बाहर खींचता है और दरवाजे को ताला लगाता हुआ, मैंने सोचा था तू मेरा सहारा बनेगा, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। दोनों तेजी से 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हैं। कोचिंग पहुंचकर माधव, रजत, गुरमीत, सौरभ और पूर्वी सभी कोचिंग के अंदर घुसने से पहले धरती के पैर छूते हैं। फिर पूर्वी कहती है, गुरमीत और सौरभ तुम दोनों को LT3 में जाना होगा, जहां ड्रॉपर्स का बैच लगना है, और हम तीनों को LT1 में। गुरमीत कहता है, हाँ हाँ तुम तो फ्रेशर्स हो, तुम में से ही कोई टॉपर बनेगा। ऐसे भी सभी शिक्षकों का मानना है कि ड्रॉपर्स तो टॉपर बन ही नहीं सकते। रजत, तुम सब लड़ने क्यों लगते हो? चलो आज से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ से IITN बनकर ही घर वापस जाएंगे। पांचों एक दूसरे की हथेली पर अपनी हथेली रखकर वादा करते हैं। अपनी टी शर्ट और आई कार्ड को ठीक करते हुए अपने अपने लेक्चर रूम की ओर जाते हैं। शाम 5 बजे जब सभी अपने पहले दिन के ओरिएंटेशन के बाद बाहर आते हैं तो सौरभ, देखो जरा, हम भी तो पूरे साल की फीस दे रहे हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो अच्छे अध्यापक थे, जिनके नाम से ये कोचिंग संस्थान चल रहा है, उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे शिक्षक तो हमें अपने शहर में भी मिल जाएंगे, फिर कोटा में आने की जरूरत क्या है? गुरमीत, और क्या, और वह मुच्छड़ जो मालिक बनता है बोल रहा था हमारे सारे अध्यापक IIT पास आउट हैं, लेकिन और बच्चे बता रहे थे केमिस्ट्री के रमन सर ऐसे ही कहीं से PhD करके आए हैं। पूर्वी, अरे अभी से अपने विचार मत बनाओ, पढ़ना तो शुरू करो, क्या पता अच्छा ही पढ़ाएंगे।
माधव, मेरी तो हालत पतली हो गई। आईआईटी और नीट में भारत का टॉप 1 या 2% बच्चे ही निकलते हैं। सीटें ही इतनी कम हैं, लेकिन कोचिंग तो लाखों बच्चे आते हैं। हमारा नंबर पता नहीं कहाँ होगा। मैं तो गांव में रहा, वहीं से कक्षा 8 तक की परीक्षा सरकारी स्कूल से की। मेरे माँ बाबा भी कोई बड़े आदमी तो है नहीं। साल भर दूसरों की मजदूरी करते हैं और ईंट का भट्टा लगाते हैं। दोनों सारी दोपहरी सूरज की धूप में तपते हैं। बरसात में जो मिट्टी बह जाती है उसका नुकसान सभी कुछ करते कराते घर खर्च ही जुटा पाते हैं। मैंने 9वीं और 10वीं शहर के सरकारी स्कूल से की, क्योंकि मैंने कक्षा 8 में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पास की। तो मेरे सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मेरे माँ बाबा को विद्यालय में बुलाकर समझाया कि आपका बेटा आगे कुछ कर सकता है, इसको पढ़ाई जरूर कराना। मुझे भी लगा कि अगर मैं अच्छा पढ़ लिख जाऊं तो मेरे माँ बाबा का जीवन बदल सकता है। जब मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो 2 जून की रोटी भी घर में मुश्किल पड़ती है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति को अपने जीवन में छत, भोजन, कपड़े, दवाइयां जैसी जीवन को चलाने के लिए जरूरी चीजों की भी कमी लगने लगती है। 9वीं और 10वीं की परीक्षा मैंने 93% अंकों से पास की। हमारे प्रधानाचार्य जी ने 11वीं और 12वीं की मेरी पूरी फीस माफ कर दी और कॉपी किताबों का खर्चा था साल भर का, वह भी उन्होंने दिया। मैं तो उम्र भर उनका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं कभी कभी उनके घर जाता था। वहीं पर मैंने आईआईटी का नाम पहली बार सुना। उनका बेटा इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मुझे पता लगा कि इससे भारत के बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिलता है। मैंने मन में तभी से दृढ़ संकल्प कर लिया था, एक बार इस परीक्षा को जरूर देना है। 12वीं का परीक्षा फल आया। मैंने अपने विद्यालय में सबसे ज्यादा अंक पाए थे, 96.8%। तभी मुझसे प्राचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम आगे क्या करना चाहते हो? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया था, सर जी आईआईटी की परीक्षा देकर अच्छे आईआईटी संस्थान में प्रवेश। प्रधानाचार्य जी ने कहा, माधव ये तो बहुत कठिन परीक्षा है, फिर तैयारी भी करनी पड़ती है, खर्चा भी बहुत होगा। वहीं पास ही खड़ी मेरी माँ ने कहा, सर जी अगर हमारा बेटा पढ़ सकता है, उसमें कुछ योग्यता है, तो हम चाहे जितनी हो मेहनत करेंगे, लेकिन उसे पढ़ाएंगे जरूर। प्रधानाचार्य जी ने कहा, 100%, ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। चलो मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा, लेकिन जब ये आईआईटी परीक्षा पास कर लेगा तो मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा दूंगा, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना माधव का अपना काम है। माधव, फिर मैंने कोटा की कोचिंग की परीक्षा दी। उसमें भी मुझे छात्रवृत्ति मिली, लेकिन ऊपर के सारे खर्चे मेरे माँ बाबा को करने पड़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत कठिन है। मेरी छोटी बहन गुड़िया की भी पढ़ाई चल रही है। कभी कभी मुझे लगता है मैंने कोई गलत दिशा में कदम तो नहीं बढ़ा दिया। पूर्वी, नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने अभी तक अपनी काबिलियत को सिद्ध किया है, आगे भी करोगे। माधव गुरमीत के कंधे पर सिर रखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। सभी उसे शांत कराते हैं। तभी, चलो यार कुछ खाते हैं और चाय पीते हैं। रजत माधव की गंजी खोपड़ी पर पेन से लिखता है, आईआईटीएन। माधव रजत के पीछे भागता है। दोनों की पकड़म पकड़ाई देखकर सभी हंसने लगते हैं। रजत, माधव और पूर्वी को फ्रेशर बैच में 12वीं कक्षा शुरू करनी थी और सौरभ और गुरमीत को ड्रॉपर बैच में पढ़ाई करनी थी। इस साल सौरभ और गुरमीत का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया था। पढ़ाई बहुत जोरों पर चल रही थी। लगातार कक्षाएं, फिर मॉड्यूल लगाना, पुराने साल के पेपर लगाना। जैसे ही पाठ खत्म होता था तुरंत साप्ताहिक परीक्षा आ जाती थी। रजत अपना काम समय पर कर रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार 12वीं कक्षा की ये पहली जेईई की परीक्षा है। इसमें अच्छा करूंगा तो साल भर में मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 11वीं में तो समय पता ही नहीं चला। जब कोटा आया तो उसका कोई मित्र नहीं था। सिर्फ उससे 1 साल बड़ा सौरभ था, जो उसके ही शहर से आया था। उसे लगभग 6 महीने लग गए थे यहाँ के माहौल में सेट होते होते। फिर पूर्वी और माधव से दोस्ती हो जाती है। 8 दिन बाद बुधवार को इस साल की पहली जेईई की मुख्य परीक्षा है, जो कोचिंग में होने जा रही थी। सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे। सौरभ तो सारी रात
पढ़ता और सुबह सोता था। इससे उसका सुबह का नाश्ता लगभग रोज ही नहीं हो पा रहा था। सौरभ वैसे भी अपने पिछले साल के परीक्षा फल से खुश नहीं था और इस साल कुछ अच्छा करने की चाहत में उसे लग रहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। परीक्षा के 2 दिन पहले उसकी बुआ कोटा आती हैं। हॉस्टल वार्डन सौरभ को बुलाते हैं। सौरभ की बुआ उसके खाने पीने का बहुत सामान लाती हैं। सौरभ अपनी बुआ और फूफा जी के पैर छूता है। कैसे हो सौरभ? अच्छा हूँ बुआ। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ बुआ, कोशिश कर रहा हूँ। तभी फूफा जी कहते हैं, अभी भी कोशिश? अब तो ये तुम्हारी 3री साल है कोटा में। बुआ, सौरभ तुम्हें पता है तुम्हारे पिता बड़े व्यापारी हैं, लेकिन पैसा तो पैसा ही है। कितना खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर? फिर अभी तुमसे छोटी 2 बहनें भी हैं। हमने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था अपने माँ बाप का, और पढ़ लिए थे। देखो फालतू नहीं है, सरकारी शिक्षक हैं। और देखो तुम्हारे ताऊ जी का बेटा नमन बेंगलोर में 27 लाख के पैकेज पर नौकरी कर रहा है, और तुम्हारे मामा का बेटा भी नीट की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर तो बन ही जाएगा। नर्सिंग होम उनका पहले से है, वहीं सेट हो जाएगा। वैसे भी हमारे मोहल्ले वाले पूछ रहे थे कहाँ लिया सौरभ ने प्रवेश। कोटा में 2 साल से तो रह रहा है। तुम्हारे माँ पापा को जवाब देते नहीं बनता। कितने खुश थे भैया जब तुम्हें 10वीं के बाद कोटा भेजा था। हम सबको लगा था कि अब तो मेरा भाई IITN का पिता कहलाएगा, लेकिन तुम्हारा इस साल का परीक्षा फल देखकर तो वह निराश हो गए। इतने बड़े व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जवाब देते थक जाते हैं कि सौरभ का IIT नहीं निकल पाया। चलो, हमने बड़े के नाते जो कुछ भी समझाना था समझा दिया। अब सब तुम्हारे हाथ है। चलो अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। सौरभ को इतनी सारी बातें सुनकर लग रहा था कि बस यहाँ से कहीं दूर भाग जाया जाए। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसकी नींद लग जाती है। तभी उसके पापा का फोन आता है। सौरभ झटके से फोन उठाता है, क्योंकि सौरभ की माँ अक्सर बातें करती थी, लेकिन पिता कम ही बात किया करते थे। सौरभ, हेलो पापा। पापा कहते हैं, सौरभ आज बुआ आई थी तुम्हारे पास? हाँ पापा। पैर छू लिए थे ना तुमने? हाँ पापा। ठीक है, सुनो जरा, दोस्त कम ही बनाना। कोटा का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने सुना है तुमने वहां काफी दोस्ती कर रखी है। बातों में सारा समय बर्बाद होगा तो पढ़ाई कब करोगे? वैसे बच्चे बड़े बदमाश होते हैं। खुद तो रात में जागकर अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को यहाँ वहां बातों में फंसा कर रखते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा में एक बच्चा तो उनसे पीछे हो जाए। सौरभ, लाखों बच्चे बैठते हैं इस परीक्षा में, एक को पीछे करने से क्या होगा पापा? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? उल्टा क्यों बोलते हो? और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा रजत गुरमीत से दोस्ती। मैंने सुना है एक लड़की भी तुम लोगों के साथ घूमती है। सौरभ, पापा वो गुरमीत के शहर से है, इसलिए उनके साथ उसकी बातचीत होती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें इन चक्करों से दूर रहना है। इस साल तो तुमने बहुत निराश किया। हम तो 2 महीने किसी से नहीं मिले। जहां जाओ सबका एक ही प्रश्न, सौरभ का किस IIT में प्रवेश हुआ है? उसका तो जरूर कहीं ना कहीं हो जाएगा। वह तो है ही इतना अच्छा पढ़ने में, और शुरू से अपनी कक्षा का टॉपर भी रहा है। उस जैसे बच्चे IIT में प्रवेश नहीं पाएंगे तो क्या जो कक्षा में आखिरी आते हैं उनका चयन होगा? अगर रट रट के कक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो बात अलग है। हमें तो बड़ी आशा थी कि आपका बेटा तो जरूर हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगा। जब उन्हें पता लगता कि तुम्हारा चयन IIT में नहीं हुआ है तब वह, चलो भाई साहब हम चलते हैं। हमारे रिश्तेदार के बच्चे का तो इस बार 5000 रैंक पर IIT में प्रवेश हो गया है। उन्हें जरा बधाई दे दें। मुझे ऐसा लगता मानो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए हों। अब आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, दोस्ती यारी बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और कोचिंग के टेस्ट के हर परिणाम को मुझे भेजते रहना। सुन रहे हो ना मेरी बात? सौरभ की धीमी सी आवाज, हाँ पापा। ठीक है, अब फोन रखता हूँ। सौरभ अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। आज का सारा दिन सिर्फ सबके प्रवचन सुनकर ही निकला था। सुबह से कुछ खाया पिया तो था नहीं। इन बातों को ग्रहण करके उसका सर चकरा रहा था। वह उसी कोने में बैठा रहता है। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए कोई उसका हालचाल लेने नहीं आ पाते। सुबह 6:30 बजे उसके फोन की घंटी बजती है।
सौरभ अपने विचारों में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं लगता कि रात भर एक कोने में बैठकर उसने गुजार दी। ना फोन की घंटी ही उसे सुनाई दे रही थी। उसकी माँ का कई बार फोन आता है। थक हार कर उसकी माँ रजत को फोन करती हैं। बेटा रजत, जरा जाकर सौरभ से बात करवा दो, मैं फोन नहीं उठा रहा। रजत, कावेरी हॉस्टल अभी जाऊं? हाँ बेटा, ठीक है आंटी। वह दौड़कर कावेरी हॉस्टल जाता है और सौरभ के दरवाजे को कई बार हाथ से पीटता है। फिर खिड़की से देखता है तो सौरभ अर्ध सोई स्थिति में बैठा होता है। वह खिड़की से आवाज देता है, तब जाकर सौरभ होश में आता है। दरवाजा खोलकर फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। रजत, क्या हुआ यार? तेरी माँ कब से फोन किए जा रही है, उनसे बात कर लो। सौरभ, ठीक है मैं करता हूँ, अभी कर, और फोन उठाकर देता है। सौरभ, हाँ माँ, मैं सो गया था। माँ कहती हैं, बेटा फोन तो उठाया करो, चलो तैयार हो जाओ और कुछ खा पी लो। ठीक है माँ। रजत अपने हॉस्टल वापस आ जाता है। रजत रात के 11:30 बजे हॉस्टल के बाहर जाता है चाय पीने के लिए। हॉस्टल के बाहर रात भर चाय की दुकान खुलती थी। रजत वहीं रखे छोटे से स्टूल पर बैठकर चाय पीता है। तभी देखता है कि गुरमीत 5-6 लड़कों के समूह में बातें कर रहा है और सिगरेट पी रहा है। वह चाय का कुल्हड़ रखकर उसे आवाज देता है, गुरमीत, ए गुरमीत। गुरमीत रजत की आवाज को अनसुना करके आगे की ओर तेजी से उन्हीं लड़कों के साथ चल देता है। रजत को लगता है शायद उसने गलत देखा, वह गुरमीत नहीं था। यदि होता तो आवाज सुनकर जरूर आ जाता। रजत गुरमीत से कहता है, तुम्हारे जैसा ही मुझे रात में एक लड़का दिखाई दिया था, 6-7 लड़कों के समूह में था। गुरमीत, वो मैं ही था। रजत, क्या? मैंने तो बहुत बुलाया तुम्हें, मैंने सुना था, लेकिन वो अच्छे लड़के नहीं हैं, इसलिए मैंने तुझे जवाब नहीं दिया। रजत, तुम कब से ऐसे लड़कों के साथ रहने लगे हो? गुरमीत, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। मैं तुम सबकी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता अपनी समस्या बताकर। मेरे पिता दूसरी औरत के साथ रहने लगे हैं। मेरी माँ अकेली पड़ गई है, वह मुझे कुछ नहीं बता पाती। ये तो मेरे मामा का बेटा बता रहा था। कोचिंग के पैसे भी मेरी माँ भेज रही है। मेरे पिता ने इतना बड़ा खेल कर दिया, मेरी माँ का जीवन बर्बाद हो गया। मैं बहुत परेशान था, तभी इन लड़कों से मेरी बात होने लगी। इनके साथ मैंने सिगरेट और कभी कभी शराब भी शुरू कर दी है। रजत, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें माँ का साथ देना चाहिए, अपने आप को बर्बाद करके कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी तो माँ की जिंदगी और खराब हो जाएगी। गुरमीत बहुत तेज तेज रोने लगता है। ऐसा लगता था जैसे उसके मन का बहुत बड़ा बोझ कम हो रहा हो। तभी माधव और पूर्वी आ जाते हैं। पूर्वी कहती है, अरे बहादुर गुरमीत, आज कैसे आंसू बहा रहा है? रजत कहता है, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। माधव और पूर्वी उसे चिढ़ाने लगते हैं, छोटा बेबी रोता है। बोल बोल कर दोनों गुरमीत के हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घुमाने लगते हैं। गुरमीत के चेहरे पर हंसी आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह सारे बच्चे कोचिंग की साप्ताहिक परीक्षा के लिए अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे। गुरमीत सौरभ के कमरे पर जाता है। यार, तू तो मुझे 3 दिनों से दिखा ही नहीं, इतना मत पढ़, पागल हो जाएगा। सौरभ कहता है, हो चुका हूँ। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, चल आज साप्ताहिक परीक्षा है। सौरभ, मेरा मन नहीं है। गुरमीत, कौन सा मुझे कुछ आता है, चलो अभी आते हैं परीक्षा देकर। सौरभ, गुरमीत, पूर्वी, रजत और माधव सभी परीक्षा के लिए पहुंचते हैं। परीक्षा के तुरंत बाद सभी आपस में मिलते हैं। सिर्फ सौरभ वहां नहीं होता, लेकिन लगातार पढ़ाई करने के कारण सभी लगभग थके हुए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सौरभ के ऊपर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं होता। सभी को लगा कि पेपर जमा करने में समय लग गया होगा, आ जाएगा, लेकिन सौरभ का दिमाग बंद सा हो गया था। 2 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। वह नकारात्मकता से पूरी तरह से भर चुका था। आत्मविश्वास तो शून्य हो चुका था उसका। उसकी परीक्षा भी ठीक नहीं हुई थी। उसे लगा मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। उसके दिमाग में नेगेटिव वॉइस हावी हो चुका था, जो कि काम करने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, आपसी रिश्तों और हमारी खुशियों को प्रभावित करता है और हम बुरी घटनाओं की ओर आकर्षित होते हैं।
सौरभ के मस्तिष्क में बुआ की बातें, पापा की चेतावनियां, पिछले साल का बुरा परीक्षा फल, इस साल की पहली साप्ताहिक परीक्षा का अच्छा ना होना, परीक्षा फल देखकर शिक्षकों की प्रतिक्रिया, समाज के ठेकेदारों के शब्द, रिश्तेदारों का असफलता के पश्चात अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया, यह सब चल रहा था। सौरभ का यही निराशाजनक दृष्टिकोण उसके मस्तिष्क के नियंत्रण में आ चुका था। उसका तनावग्रस्त रहना बहुत हानिकारक हो गया था। वह कोचिंग के सबसे ऊपरी तल पर जाता है, वहां की दीवार पर बैठकर सोचता है, क्या करूंगा जीकर, किसी काम का तो हूं नहीं। बस तभी उसके रमन सर, जो नए नए कोचिंग में आए थे, कक्षा में उसके हाव भाव देखकर उसके पीछे पीछे ऊपरी तल पर पहुंचते हैं। उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि आज सौरभ अपने साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। वह तेजी से उसके पास जाते हैं, उसे आराम से अपने साथ लाते हैं। सौरभ, सर आपने मुझे क्यों उठाया? यहाँ से मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। रमन सर कहते हैं, मुझे पता है सौरभ, तुम सब कुछ कर सकते हो। सबके पास एक बी प्लान होना चाहिए। तुम्हें भी अपने ए प्लान की तरह बी प्लान तैयार रखना चाहिए। जैसे कि घर में हरी सब्जी ना होने पर माँ दाल, चना, राजमा जैसी सब्जियां बना लेती हैं, इसी तरह जीवन में यदि आपका कभी प्लान ए विफल हो जाए तो हमेशा प्लान बी पर काम करना चाहिए। सौरभ रमन सर के पैरों पर झुककर पैर छूता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। वह लगातार उनसे माफी मांग रहा था। रमन सर कहते हैं, ये लड़ाई तुम्हारी है। इस दौड़ में सभी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं। लेकिन जो विफल होते हैं उनके लिए ईश्वर ने दूसरे किसी क्षेत्र में कुर्सी रिजर्व करके रखी होती है। रमन सर उसे खुद हॉस्टल तक छोड़ने आते हैं और उनके दोस्तों को बुलाते हैं। माधव, रजत, गुरमीत वहां पहुंचते हैं। जब उन्हें सारी घटना की जानकारी मिलती है तो सभी रमन सर का धन्यवाद करते हैं। सौरभ रमन सर के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, सर मैं वादा करता हूँ आज से सिर्फ आपके दिए हुए इस नए जीवन के लिए मेहनत करूंगा। रात की इस घटना के बाद सभी अपने अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए थे। सुबह सुबह गुरमीत अपना सारा सामान एकत्रित करके नीचे रिक्शे का इंतजार कर रहा होता है। वह जाने से पहले अपने खास मित्रों रजत, माधव, पूर्वी और सौरभ से आखिरी बार मिलता है। मैं कोटा छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को गलत पटरी पर डाल दिया था, लेकिन समय रहते मुझे पता लग गया मुझे अपने इंजन को दूसरे रास्ते ले जाना है। मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मन लगाना जरूरी है। जो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, मैं घर जाकर ही कुछ सोचूंगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तो हो ही गई है, यहाँ रहकर अपना पैसा और समय दोनों क्यों बर्बाद करूं। सभी उसके इस नए कदम का साथ देते हैं। आज गुरमीत ने स्वतंत्र होकर सोचा तो वह कोई नतीजे पर पहुंचा। सभी गले मिलते हैं। सभी की आंखों में गुरमीत से बिछड़ने का गम साफ दिखाई दे रहा था। रजत कहता है, रोज फ्रेश होने जरूर जाना, पता चले कोटा तक तेरी बदबू आ जाए। पूर्वी गुरमीत के इस कदम से बहुत विचलित हो जाती है। वह जो लगातार बोलती रहती थी, आज निशब्द सी बैठी थी। माधव कहता है, तुझे बहुत दुख हो रहा है गुरमीत के जाने का? पूर्वी, हाँ, उसने खुद से एक निर्णय लिया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन गुरमीत के निर्णय ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे लगता है मेरा भी आईआईटी की तैयारी करना सही निर्णय नहीं है। मेरा मन कभी भी इंजीनियर बनने का नहीं था। मुझे लोगों की सेवा करना, उनको रोग मुक्त करके जो खुशी होगी वो इंजीनियर बन के कभी नहीं। सौरभ कहता है, फिर तुम क्यों आईआईटी के पीछे भाग रही हो? पूर्वी, मेरे घर में लगभग सभी सॉफ्टवेयर में है। मेरे माता पिता चाहते हैं मैं भी बीटेक करके किसी कंपनी में लग जाऊं और वो जिम्मेदारी मुक्त हो जाए। मुझे लगा था कि क्यों ना माता पिता की पसंद को ही अपनी पसंद बना लूं। इसलिए मैंने मैथ और बायो दोनों ही अपनी 12वीं कक्षा में रखी है। लेकिन जिस काम में मन न लगे उसे हम कब तक कर सकते हैं? मेरा तो 1% मन भी नहीं है इंजीनियरिंग में। मुझे तो असफल होना ही है। फिर जो कष्ट माता पिता को 1 साल बाद मिलना है, मेरे इस परीक्षा में चयन ना हो पाने, उससे तो कम कष्ट आज मेरा आईआईटी की तैयारी छोड़कर होगा। मैं सोचती हूँ मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। अपने इस निर्णय को घर वालों को बताना ही होगा।
1 साल तो मेरा निकल ही गया इसी कसम में, अब और नहीं। सभी उसकी बात सुनकर ताली बजाने लगते हैं। पूर्वी, तुम ठीक कह रही हो। पूर्वी वहीं से अपने घर फोन लगाती है। पापा। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो? पूर्वी, ठीक हूँ पापा। पापा, मैं आईआईटी की तैयारी छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? क्यों, क्या हुआ पूर्वी? मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। क्यों, घबरा रही हो क्या? अरे आईआईटी ना सही एनआईटी या फिर किसी प्रदेश के अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हो ही जाएगा तुम्हारा चयन। पापा, ये नहीं कि मेरा चयन आईआईटी में होगा या नहीं, मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। और जो काम पसंद नहीं उसे कैसे मन से किया जा सकता है? मुझे मेडिकल लाइन अच्छी लगती है, मुझे डॉक्टर पसंद है। पापा, तुम्हारी वजह से मेरा कितना पैसा बर्बाद हो गया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेहनत लगती है उन्हें कमाने में। तुम घर आने की तैयारी करो, ना तो मैं डॉक्टर बनना है और ना ही इंजीनियर। पूर्वी बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने इस निर्णय पर अडिग रहती है और अपने शहर वापस आ जाती है। सभी दोस्त पूर्वी और गुरमीत की कमी महसूस करते हैं। पूर्वी घर वापस आती है तो उसे पूरे परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों की भी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई कहता है, पहले नहीं सोचा, अब आखिरी में अपना निर्णय बताने लगी। तुम्हारे घर में तो सभी ने इंजीनियरिंग की है, तुम्हें क्यों डॉक्टरी की लाइन में जाना है? कोई कहता है, डॉक्टर बनना आसान है क्या? 10 साल लग जाते हैं, बूढ़ी हो जाओगी, खर्चा होगा सो अलग। पूर्वी सभी की बातों को सुन रही थी, लेकिन आज उसने स्वयं के लिए निर्णय लिया था, सो वह सारी बातें सहन करने का साहस जुटा पा रही थी। कुछ दिनों में सभी पूर्वी के जीवन की इस घटना से बाहर निकलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन पूर्वी ने तो अब अपनी पसंद के घोड़े पर अपनी दौड़ शुरू की थी, सो वह उसमें लग जाती है। बायो पढ़ने में ज्यादा वक्त देती है, घर में ही रहकर ऑनलाइन कक्षाएं करती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ठीक ठाक थी ही उसकी, बस समय बहुत कम था। 12वीं कक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षाएं और प्री बोर्ड भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बोझ समझकर तैयारी करना और मन से, दोनों में बहुत फर्क होता है। कोटा में अब सौरभ, माधव और रजत ही बचे थे। रजत काफी अच्छे से तैयारी में लगा था। जो साप्ताहिक परीक्षाएं हो रही थीं, उसमें वह अच्छा कर रहा था, लेकिन उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। उसकी कोचिंग का काम भी छूट रहा था। वह डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसे टाइफाइड बताते हैं। उसे बहुत कमजोरी हो गई थी। सौरभ और माधव बीच बीच में आकर उसे देख जाते थे, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था। 4-5 दिन जब आराम नहीं लगता तो उसके माँ पापा आ जाते हैं, उसके साथ रहकर देखभाल करते हैं। रजत लगातार कोचिंग का कार्य छूटने पर परेशान हो जाता है। एक दिन शाम वह रोने लगता है। पापा, लगता है मैं आईआईटी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं और बच्चों से पीछे हो गया हूँ। लेकिन रजत के पापा कहते हैं, सबसे पहले सेहत है, सारा जीवन तुम्हारे सामने होगा तो तुम जो चाहोगे कर लोगे। मन को शांत रखो, ये तो जीवन की परेशानियां हैं जो लगी रहती हैं। अपनी सेहत को ठीक करो। जरूरी नहीं है कि कुछ परीक्षाएं छूट जाएं कोचिंग की तो सब खराब हो जाएगा। कभी कभी आखिरी परीक्षा में ही बच्चे अच्छा कर लेते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं हर निर्णय में, तुम चिंता ना करो। रजत अपने माता पिता का साथ पाकर राहत महसूस करता है। 15 दिन में वह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और पुनः अपनी कोचिंग और पढ़ाई में लग जाता है। सौरभ ने अपने रिश्तेदारों से बात करना कम कर दिया था। वह अपने केमिस्ट्री के रमन सर के पास जरूर एक बार जाता था। उसे कोई भी परेशानी होती वह उन्हें बताता और उसका हल ढूंढता था। उसे भान हो गया था कि अच्छा टीचर अनुभव से बनता है, डिग्री से नहीं। माधवी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा था। आज जेईई की मुख्य परीक्षा थी। सभी अपने अपने तैयारी के साथ परीक्षा स्थल पर पहुंच रहे थे। 10-15 दिन बाद परीक्षा का परिणाम आता है। रजत, माधव और सौरभ तीनों का चयन एडवांस की परीक्षा के लिए हो जाता है। अब सभी के पास सिर्फ 1 महीने और 20 दिन थे। मेहनत चरम पर होती है। माधव के मन में था कि वह तो जमीन से यहाँ तक पहुंचा है, जितना भी मिलेगा उसे माता पिता के जीवन को संवारने के लिए काफी है। सौरभ सिर्फ अपने और अपने रमन सर के लिए कुछ करना चाहता था। उसे विश्वास हो गया था कि मेहनत आज नहीं तो कल नजर आती ही आती है।
रजत के मन पर कोई बोझ नहीं था। उसके माता पिता उसके प्रत्येक निर्णय में साथ थे। पूर्वी घर पर ही नीट के लिए जी जान से तैयारी कर रही थी और अपने निर्णय को सही साबित करना चाहती थी। गुरमीत ने कृषि विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी और अपनी माँ की देखरेख में लग गया था। आज लगभग 8 साल बाद गुरमीत के शहर करनाल में उसके घर पर बड़ी रौनक थी। उसकी बड़ी सी कोठी लड़ियों और झालरों से सजी हुई होती है। लगता था यहाँ कोई समारोह होने जा रहा है। बाहर के बगीचे में बड़ी सी स्टेज बनी थी जो फूलों से सजी हुई होती है। शाम 7 बजे से मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। लगभग 8:30 बजे गुरमीत स्टेज से सभी आगंतुकों का स्वागत करता है। वह स्टेज से ही सबसे पहले रजत को बुलाता है। भीड़ से रजत हल्के रंग की पैंट शर्ट और आसमानी रंग की टाई लगाए हुए आता है। गुरमीत कहता है, ये मेरा दोस्त रजत है। इसने IIT एडवांस की परीक्षा में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इसे सिर्फ विज्ञान में पढ़ाई करने की इच्छा थी, इसलिए इसने IISc बेंगलोर से पढ़ाई की और आज इसरो में वैज्ञानिकों की पहली पंक्ति में बैठता है। फिर वह माधव को बुलाता है। माधव के आज भी बाल बहुत छोटे छोटे थे। ढीला सा पैंट पहने हुए भीड़ में से माधव निकलता हुआ स्टेज पर आता है। ये मेरा दोस्त आज अपने माता पिता, शिक्षकों और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर IIT परीक्षा पास करके कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करके अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 40 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है। अब मैं अपने मित्र सौरभ को बुलाना चाहूंगा। सौरभ ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech की पढ़ाई की और जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिभा को कभी भी दबाया नहीं जा सकता और मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। सौरभ ने IAS की परीक्षा पास की और आज कोटा में DM पद पर कार्यरत है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं तो हार कर कोटा से भाग आया था, लेकिन माँ के आशीर्वाद से मुझे कृषि के क्षेत्र में तुलसी की खेती करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज मैं अपने अभिन्न मित्र रजत, माधव, सौरभ, सभी रिश्तेदारों और सभी पहचान वालों की उपस्थिति में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को बताना चाहता हूँ। आज मैं उस लड़की से सगाई कर रहा हूँ जिसे मैं लगभग 9 सालों से प्यार करता था। गहरी मित्र, मेरा प्यार, मेरा जीवन साथी डॉक्टर पूर्वी सभी तालियों से स्वागत करते हैं और 5 मित्र एक साथ बाहों में बाहें डालते हैं और आसमान की ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।